अब दवाइयों की महंगाई से नहीं जाएगी किसी मरीज की जान। भारतीय जनौषधि केंद्र है बेहद सस्ती दवाइयों का एकमात्र संस्थान। जी हाँ, टुंडी रोड बावनटोली मोड़ स्थित भारतीय जनौषधि केंद्र, जहां मिलता है तमाम दवाइयों पर 15 से 70% तक की आर्थिक छूट। साथ ही यहाँ मरीजों को देखने के लिए मात्र 20 रुपए की सहायता राशि में चिकित्सक की भी सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र के तहत पूरे देश में गरीब बेसहारा लोगों को सस्ती दवाइयां मिले व दवाइयों की वजह से किसी भी मरीज की जान ना जाए, जिसके लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। किसी भी प्रकार की दवाइयों के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है बावनटोली मोड़, दीपक स्टोर के बगल में, टुंडी रोड, गिरिडीह। केंद्रीय श्रम संगठन एवं एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन के आह्वान पर 28 एवं 29 मार्च को आहूत 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का प्रथम दिन काफी असरदार रहा। हड़ताल को लेकर जिले के सभी बैंक, बीमा कार्यालय आदि बंद रहे। बैंक एवं बीमा के सैकड़ों कर्मचारी ने ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, BSSR यूनियन के बैनर तले सभी कर्मचारी LIC शाखा परिसर में धरना में शामिल हुए। मौके पर उपस्थित कर्मचारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि 2 दिवसीय हड़ताल आम जनों के मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। केंद्र सरकार के विनिवेशीकरण एवं निजीकरण की नीति, महंगाई, बेरोजगारी, देश की परिसंपत्तियों को निजी औद्योगिक घरानों को सौंपने की नीति के खिलाफ हड़ताल किया जा रहा है। इधर हड़ताल में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी उपस्थित हुए एवं केंद्र सरकार के विनिवेशीकरण एवं निजीकरण के विरोध में अपना पूर्ण समर्थन दिया। वहीं कार्यक्रम को बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया के गौतम कुमार, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के उदय सिंह, BSSR यूनियन के मृदुलकांति दास, बीमा कर्मचारी संघ के सचिव धर्म प्रकाश, चिकित्सा कर्मचारी संघ के जिला मंत्री अंजनी कुमार वर्मा, बीमा कर्मचारी संघ के कुमकुम वाला वर्मा, श्वेता कुमारी, शिखा सिंह, पुष्पा कुमारी आदि ने भी संबोधित किया एवं केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर आलोचना की। वर्कर्स मूवमेंट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज तो हम एक है, एक है, एक है। आवाज है, धोखा है, धोखा है। बैंकों का निजीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बैंकों का निजीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद। बैंक एम्प्लॉयज LIC के तमाम कर्मचारियों के केंद्र सरकार की निजीकरण की नीति के विरोध में सॉलिडेरिटी या एकजुटता दिखाने के लिए हम भी यहाँ उपस्थित हुए। मेरा यह मानना है कि इस वेलफेयर स्टेट में निजीकरण की अंधी दौड़ में जनता और देश के तमाम नागरिकों को एक ऐसे कोल्हू में डाला जा रहा है जहां उनके मौलिक अधिकार भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। हम लोग नैतिक रूप से इनकी इस मांग का समर्थन करते हैं और ये कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वेलफेयर स्टेट कायम रहना चाहिए और जनता के मौलिक अधिकार संरक्षित होने चाहिए। 17 सूत्री मांगों के समर्थन में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ, ग्रुप C, GDS, RMS व पेंशनर संघ के द्वारा 2 दिवसीय हड़ताल आहूत की गई। वहीं हड़ताल के पहले दिन प्रधान डाकघर के मुख्य द्वार पर उपस्थित होकर विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। वहीं हड़ताल के कारण आम दिनों की तुलना में वित्तीय कारोबार में काफी असर दिखा गया। मौके पर अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप C के डिवीजन सचिव संजय कुमार सिंह ने कहा कि भारत सरकार के कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में पूरे देश में डाक कर्मियों ने 2 दिवसीय हड़ताल को आहूत किया है। वहीं बताया गया कि सरकार नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुराने पेंशन को लागू करने, निजीकरण पर रोक, फ्रेंचाइजी खोलने पर रोक लगाने, खाली पड़े सभी पदों पर अविलंब बहाली के मांगों के समर्थन में गिरिडीह मंडल के अंतर्गत सभी डाकघरों में हड़ताल किया गया है। मौके पर अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप C गिरिडीह मंडल के जिया, दशरथ प्रसाद, संजीवन दास, सुरेंद्र ठाकुर, भीम रविदास, वंशीधर यादव, विपिन कुमार व पेंशनर संघ के नवीन कुमार सिन्हा समेत काफी संख्या में डाक कर्मचारी शामिल हुए। पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। नई पेंशन बंद करो, बंद करो, बंद करो। नई पेंशन बंद करो, बंद करो, बंद करो।
28 और 29 का उसमें डिमांड है नई पेंशन स्कीम को बंद किया जाए, पुराना पेंशन स्कीम को लागू किया जाए और नए पद जो खाली पड़े हुए हैं पद को भर्ती किया जाए और निजीकरण को जितना जल्दी हो बंद किया जाए। डीए को 18 महीना जो बंद है उसको रिलीज़ किया जाए और बहुत सारे ऐसे महंगाई पर रोक लगाया जाए। डीजल ऐसी महंगाई हो रही है, इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग कर्मचारी पर क्रश कर रही है ये सरकार, इसको इमीडिएट बंद करना चाहिए। तानाशाही सरकार को ये चल रही है, ये सरकार तानाशाही सरकार है और जो चाह रही है वो प्रॉफिट में जो सरकार ऐसी कंपनी चल रही है उसको भी ये निजीकरण की ओर ले जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार सिंह है, डिविजनल सेक्रेटरी अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ वर्ग सी। शहर के होटल मीर में सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों के लिए संचालित प्रोजेक्ट शिशु और फोस्टर केयर एंड स्पॉन्सरशिप योजना को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य रूप से प्राधिकार के सचिव संदीप बर्तम, जागो फाउंडेशन के वैद्यनाथ समेत वनवासी विकास आश्रम के सुरेश शक्ति, प्रेरणा केंद्र के अरुण शर्मा और बाल कल्याण समिति की श्यामा प्रसाद उपस्थित हुई। मौके पर जानकारी देते हुए विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संदीप बर्तम ने कहा कि कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों के देखभाल के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट शिशु को लॉन्च किया है, जिसके तहत प्रोजेक्ट में 36 बच्चों को चिन्हित कर जोड़ा गया है। स्थानीय प्रशासन के सहयोग से फोस्टर केयर और पीएम केयर्स फंड की ओर से इन बच्चों को कई सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही महामारी से अनाथ हुए बच्चों को शिक्षा भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी पूरी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मात पिता तेरे कुटुंब कबीला विपद पड़े पर कोई ना किसी का, एक दिन हंसाया के उड़ जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हमारे गांव में जब 2020 में जब साइबर प्रोटेक्शन आई, तब से हमारे गांव में बहुत से बच्चे जो नहीं जाते थे अगले स्कूल में, उन लोग इसमें शामिल हुए साइबर प्रोटेक्शन मीडिया और उन लोग ने संगठन किया कि जो बच्चे जाते हैं मेडिकल स्कूल में उन लोग को भी इसमें जोड़ा जाए साइबर प्रोटेक्शन, जिसमें उन लोग बच्चों ने हमको भी आके बोला कि तुम भी इसमें जुड़ जाओ और इसमें बहुत सी फायदा है और बहुत सी इसमें शिक्षित भी रहना है। तो हमने सोचा कि हम भी सच में जुड़ जाए, लेकिन फिर से वही बात आई कि मेरे पापा ने बोला कि तुम जब इसमें जुड़ोगी तो तुम्हें फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। उनके बच्चे भी जो मायका पे जाते हैं, उन्होंने यही उनसे जब बात की तो वो यही बोलते हैं कि जब हम पढ़े लिखे तो हैं पर अपने बच्चे को भेज नहीं सकते हैं स्कूल। पूछा गया कि बोले हमारे पास आर्थिक उपार्जन के लिए कुछ नहीं है, बस यही मायका ही है। एक उनका यही उपाय जो उनके आर्थिक स्थिति को चला सके, उनके खाने पीने हर खर्चे को चला सके। हम लोगों ने उन्हें बहुत समझाया। फिर ऐसे कई बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे, उनका नामांकन हमने सरकारी स्कूल में करवाया और उन्हें छोटे छोटे बच्चे को कुछ दीदी लोग थी बड़ी, उनको बोले ट्यूशन पढ़ाने। तो कभी कभी हम लोग भी जाते थे जब बाल मंच के बैठक में, तो छोटे बच्चे को बुलाकर उन लोगों को आधा से 1 घंटा टाइम देकर कुछ अच्छी चीजें बताते थे और पढ़ाते थे। कहते हैं पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। हर बच्चे के लिए हौसला होना चाहिए। जो बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे मतलब कुछ करना भी चाहते हैं, मैं बहुत ऐसी लड़की से मिली हूँ जो हमारे लायक की थी। मैं 1-2 लड़की तुम यही करना चाहती हो, बस माइका चुप है, पढ़ाई लिखाई नहीं। तो उसने बताया कि नहीं, मेरा सपना है, पढ़ूंगी, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ पढ़ना चाहती हूँ। तो मैं हम पूछे कि पढ़ाई क्यों नहीं करती, जाने ही नहीं देते हैं, बोलते नहीं तुम स्कूल जाएगी। तो फिर हमारा एक जो होता है मतलब 4 मजदूर जा रहे हैं तो एक हमारा घट जाएगा, फिर हमारा आर्थिक
चाहता हूँ और यह कोशिश करता हूँ कि उनके जो दुख दर्द हैं, उनका दुख दर्द को जिला विधिक सेवा पदाधिकारी की ओर से, जागृत फाउंडेशन की ओर से एवं एन फाउंडेशन के माध्यम से उन्हें दूर किया जा सके, समाप्त किया जा सके, जागरूक किया जा सके। मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि भारत में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिकों के लिए संविधान में यह प्रावधान है कि उनके अधिकार, उनका रिहैबिलिटेशन के लिए कानून में प्रावधान है। साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में कई जन कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए बनी हैं। उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके और इसके लिए एजेंसी लगातार प्रयासरत है। परंतु मैं आप लोगों की बातों से मैं थोड़ी कंफ्यूजन में आ गया हूं कि ये चिर परिचित जो योजनाएं हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया में जो प्रावधान है, जो कानून में प्रावधान है, जो संविधान में प्रावधान है, अभी भी ये इलाके जो या तो जिले से जुड़े हों या सुदूर हों, या तो वहां तक पहुंच नहीं पाया है या लोग उसके बारे में बिल्कुल अनजान है। ये मैं तमाम बच्चों की बातों से मैं ये समझ पाया हूँ कि कहीं न कहीं और वो बच्चे, उनके परिवार की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है, वो उन चीजों को सामना नहीं कर पाते हैं जो उनके लिए बने हैं। उनके माता पिता संबंधित या तो साक्षर नहीं है या आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें अनदेखा कर देते हैं, जो दोनों चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है। मैं इन बच्चों को अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं कि उस इलाके में जागो फाउंडेशन और चिल्ड्रन ऑफ इंडिया फाउंडेशन के द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन मीर रेसिडेंसी में किया गया। इस कार्यशाला का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि उस गिरिडीह जिले के तीसरी और गाँव प्रखंड के सुदूरवर्तीय क्षेत्र माइका माइनिंग एरिया है, उस एरिया के जो बच्चे और परिवार के लोग, खासकर जो माइका बेल्ट के परिवार हैं, उनका जो माइका सप्लाई चेन है उसमें इन्वॉल्वमेंट है और उस खासकर उस तरह के कामों में लगे हुए परिवारों को जो उनके लिए सरकार के द्वारा किसी भी तरह का जो नीति है या उस कानून में बनाया नहीं गया है। खासकर अगर देखा जाए तो जब बिहार था तो बिहार माइका अधिनियम करके हुआ करता था, जिसमें इस एरिया के माइका माइनिंग एरिया के लोगों का पुनर्वास या उसको राहत दिया जाता था। लेकिन झारखंड गठन के बाद यहाँ पे झारखंड सरकार के द्वारा इस माइका माइनिंग एरिया के लिए किसी भी तरह का कानूनी प्रावधान नहीं है या किसी तरह का नीति नहीं बनाया गया, जिसके कारण इस एरिया के लोगों का विकास जिस तरह से सतत तरीके से होना चाहिए वो विकास रुक रहा है। और उस एरिया के जो बच्चे हैं, खासकर ढिबरा चुनने के कामों में या परिवार के लोग जो हैं वो ढिबरा चुनने के काम में लगे हुए हैं और सरकार उसको जो है पुनर्वास के लिए ठोस कोई पहल नहीं कर रही है, जिसके कारण वो बच्चे समाज के मुख्य धारा से कट रहे हैं, शिक्षा से कट रहे हैं और ढिबरा चुनने के कामों में ज़्यादा उसकी व्यस्तता है और उन बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में आता है। दिनों दिन जो है वो हम अगर देखते हैं इस जिला मुख्यालय से, प्रखंड मुख्यालय से वो बहुत दूर है और वहाँ पे सरकार का कल्याणकारी कार्यक्रम का जो जागरूकता या उस तरह का वहाँ पहुँच बहुत कम है।
क्योंकि उस एरिया के लोग अशिक्षित हैं। तो उन क्षेत्रों में जागो फाउंडेशन और चिल्ड्रन फाउंडेशन, TDS नीदरलैंड और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट से 25 गाँवों में हम लोग लगातार सामाजिक तौर पे हम वहाँ के बच्चों के, समाज के, परिवार के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये प्रयास हमारा एक शॉर्ट टर्म प्रयास है, बहुत लंबे समय तक अगर हमारा काम वहाँ पे सतत तरीके से नहीं चल पाएगा। लेकिन सरकार इसके लिए किसी भी तरह का अगर कानून या नीति बनाती है तो उस क्षेत्र का जो बच्चे या परिवार, समाज हैं, उनका विकास लगातार हो सकता है। बेंगाबाद स्थित +2 उच्च विद्यालय कैंपस में सोमवार को असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दी गई। मौके पर प्रिंसिपल शीला भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को स्कूल संचालन के दौरान स्कूल कैंपस में लगे सूखे पेड़ व झाड़ियों में असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दी गई। वहीं आनन फानन में इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। वहीं सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की दमकल गाड़ी मौके पर पहुंच आग पर काबू पाया। वहीं बताया गया कि घटना के वक्त स्कूल के बच्चे व शिक्षक मौजूद थे। गनीमत यह रही कि आग पर जल्द काबू पा लिया गया, अन्यथा स्कूल में बड़ी घटना हो सकती थी। त्वरित सूझबूझ के कारण फिलहाल किसी भी प्रकार की हताहत नहीं हुई। जैसे आग लगी, उसका लपट हम लोग देखे, धुआं देखे, है ना जी। अब कैसे लगा ये तो पता नहीं है। और जाकर के देखे तो जो सूखा पेड़ था उसमें आग, ऊपर हवा भी बह रही थी और आग की लपट जो है ऊपर उठते जा रही है। तो हम लोग थोड़ा सा घबरा गए और अग्निशमन से संपर्क स्थापित किया।